चलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नया चैप्टर बिल्कुल मोशन, है ना। ये 9th क्लास की फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर होता है मोशन। आइए जानते हैं। अगर हमसे कोई पूछे मोशन का क्या मतलब है ना, तो हमारा क्या आंसर होना चाहिए। चलिए इसको समझते हैं हम लोग। इससे पहले कि मोशन स्टार्ट करें, थोड़ा सा ये जान लेते हैं। मैकेनिक्स एक टर्म आप देख सकते हो, ये फिजिक्स की एक ब्रांच है ना। फिजिक्स के बहुत सारे ब्रांचेज हैं, आगे के क्लास में जाकर के हम लोग पढ़ेंगे। इसमें से एक ब्रांच आपका मैकेनिक्स भी है, ठीक है। और भी ब्रांचेज है फिजिक्स के, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, उसके बाद थर्मोडायनेमिक्स है, बहुत सारे ब्रांचेज हैं, जिसमें से एक आपका मैकेनिक्स भी है, ठीक। मैकेनिक्स को दो पार्ट में बांटा गया है ना, स्टैटिक्स और डायनेमिक्स। स्टैटिक्स का क्या मतलब होता है? स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट। ठीक है, जब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे होता है ना, रुका हुआ होता है, रखा हुआ रहता है, तो उसके बारे में जब हम स्टडी करते हैं तो हम कहते हैं कि हम स्टैटिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है? स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट, ठीक है। डायनेमिक्स में क्या होता है ना, डायनेमिक्स में स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन मोशन। जब ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे होते हैं ना, जब ऑब्जेक्ट्स चल रहे होते हैं, तब हम उसके बारे में स्टडी करते हैं, तो वो चीज क्या कहलाती है? डायनेमिक्स कहलाती है ना। अब डायनेमिक्स के ही अंदर एक और चीज आती है, काइनेमेटिक्स, ठीक है। काइनेमेटिक्स में क्या होता है स्टूडेंट्स, हम इसमें मूविंग ऑब्जेक्ट के ही बारे में बात करते हैं, बट उसके मोशन का कॉज हम एक्सप्लेन नहीं करते इसमें, है ना। उसके मोशन के कॉज के बारे में हम नहीं जानते यहां पे, ठीक है। ये भी क्या है? स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन मोशन without considering the cause of motion. The cause of motion, ठीक है। इसमें भी हम ऑब्जेक्ट्स मोशन में होता है उसकी स्टडी करते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट मोशन क्यों करता है, इस कॉज को जाने बगैर हम उसकी स्टडी करते हैं, है ना। एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। मान लेते हैं यहां पे एक मैग्नेट है, ठीक। मैग्नेट 1, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ठीक। अब इसी के कुछ डिस्टेंस पे एक दूसरा मैग्नेट है, ठीक। सपोज कि ये है मैग्नेट 2, ठीक। ये भी इसका साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है। हमको पता है दो मैग्नेट्स के बीच में इंटरेक्शन होता है, या तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे या फिर अट्रैक्ट करेंगे। यहां पर क्या है, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो इनके बीच अट्रैक्शन होगा। तो जो अट्रैक्शन होगा उसकी वजह से ये मैग्नेट इसकी तरफ आएगा और ये मैग्नेट उसकी तरफ जाएगा। तो ये जा रहा है मैग्नेटिक फोर्स की वजह से, ठीक है। बट काइनेमेटिक्स में हम सिर्फ क्या पढ़ेंगे कि ये किस स्पीड से जा रहा है ना, किस एक्सेलरेशन से जा रहा है, ठीक है, कितना दूर ये जा रहा है ना।
सपोज कर लेते हैं कि ये पॉइंट ए में था और मैग्नेटिक फोर्स की वजह से ये यहां पे चला आया, है ना, पॉइंट बी पे चला आया, यहां से यहां चला आया। तो डायनेमिक्स में तो हम ये पढ़ते हैं कि ये क्यों जाता है, उस पे जब फोर्स लगता है उस फोर्स के बारे में भी पढ़ते हैं, उसके कॉज के बारे में भी पढ़ते हैं। बट काइनेमेटिक्स में सिर्फ क्या पढ़ेंगे कि कितना दूर गया, है ना। हम डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे, किस स्पीड से गया ये हम पढ़ सकते हैं, किस एक्सेलरेशन से गया ये हम पढ़ेंगे काइनेमेटिक्स में, ठीक है। चलो इसके बाद हम देखते हैं ये रेस्ट क्या होता है, ठीक है, और मोशन क्या होता है। तो पहली बात ये है कि ये दोनों टर्म्स हैं, बोथ आर रिलेटिव टर्म्स, ठीक है। रेस्ट और मोशन रिलेटिव टर्म्स हैं, ठीक है। इसका क्या मतलब है रिलेटिव टर्म्स का मतलब, चलिए हम इसको समझ लेते हैं। सपोज कीजिए ये कोई रोड है या ग्राउंड है, ठीक है। ये कोई मूविंग नहीं, बस जान लीजिए ये कोई एक बस है, ठीक। इस पे दो पैसेंजर हैं, मान लेते हैं ये पैसेंजर ए है और एक यहां पे ले लेते हैं हम लोग पैसेंजर बी। ठीक है, ये पैसेंजर ए है, ये पैसेंजर बी है, और एक और मान लेते हैं यहां पे एक आदमी और खड़ा है सी, ठीक है। और ये बस जो है ना वो किसी स्पीड से इस तरफ मूव कर रही है, ठीक है। चलिए, तो जब टाइम 0 है, कहने का मतलब बिल्कुल स्टार्टिंग में, ठीक है, ये जो सी है ना, पैसेंजर सी, ये देख रहा है बी को भी और ए को भी, ठीक। तो थोड़े टाइम के बाद जब टाइम 1 सेकेंड हो जाता है तो ये देखता है कि ये बस इस जगह से, सपोज करो इस पॉइंट का नाम डी है, पॉइंट डी से ये आगे चल जाता है, ठीक है, यहां चल जाता है, ठीक। तो सी के लिए क्या हुआ, ये जो पैसेंजर बी था और जो पैसेंजर ए था, इन दोनों ने अपना पोजीशन बदल लिया, ठीक है। ये डी में थे जब टाइम इक्वल टू 0 था, और जब टाइम 1 सेकेंड हो गया तो ये डी से कहां तक चले आए, ई तक चले आए, ठीक। तो सी के रिस्पेक्ट में, है ना, जब सी पॉइंट सी, सॉरी ये ऑब्जर्वर का नाम सी था, ठीक है, आप इसे ऑब्जर्वर मानिए, ये पॉइंट सी मानिए, ठीक है। इसके रिस्पेक्ट में ये जो दो पैसेंजर थे ए और बी, इसने अपना पोजीशन चेंज कर लिया। तो सी क्या कहेगा कि बी और ए मोशन में है ना, बी एंड ए आर इन मोशन। क्यों? बिकॉज बी एंड ए बोथ आर चेंजिंग देयर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सी, है ना। ऑब्जर्वर सी के रिस्पेक्ट में बी और ए अपना पोजीशन चेंज कर रहे हैं, इसलिए ये दोनों क्या है, मोशन में है, ठीक। अब क्या होता है, जब टाइम इक्वल टू 0 था बी के लिए,
ठीक है, बिल्कुल स्टार्टिंग में। तो बी भी ए को देख रहा था, ठीक है। तो जब टाइम हो गया कितना, 1 सेकेंड हो गया टाइम, ठीक। तो बी और ए के बीच में कुछ डिस्टेंस रहा होगा, ठीक है। 1 सेकेंड बाद जब बी वापस ए को देखता है तो डिस्टेंस अभी भी उतना ही है, ठीक है। जो डिस्टेंस t इक्वल टू 0 पे बी और ए के बीच था, सेम डिस्टेंस 1 सेकेंड बाद बी और ए के बीच में है। तो बी ये कहेगा कि मेरे लिए ए जो है वो रेस्ट पे है, ठीक है। तो सी के लिए क्या है, फॉर सी ए एंड बी बोथ आर इन मोशन, ठीक है। सी के लिए बी भी मोशन में है और ए भी मोशन में है, ठीक। बट बी के लिए है ना, बी के लिए क्या है, ए इज एट रेस्ट, ठीक है। तो अब यहां पे ध्यान देने वाली बात यह है, ए सी के लिए क्या है, मोशन में है ना। फॉर सी ए मोशन में है, ठीक है। ऑब्जर्वर सी के लिए ए चल रहा है, बट बी के लिए जो कि उसी वैन में मौजूद है, वो बी के लिए ए नहीं चल रहा है ना। क्योंकि अगर चलता तो बी और ए के बीच का डिस्टेंस चेंज होता। तो बी के लिए ए क्या है, रेस्ट पे है। इसका मतलब अगर कोई चीज, फॉर एग्जाम्पल यहां पे ए की हम बात करें, किसी के लिए मोशन में है तो वही चीज किसी के लिए रेस्ट में भी हो सकता है ना। ये मतलब होता है रिलेटिव का, ठीक। एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग, है ना। हम लोग देखते हैं कि सन जो होता है ना, उसके चारों तरफ अर्थ क्या करता है, घूमते रहता है, ठीक। तो कोई आदमी अर्थ से सन को देखे तो सन क्या करते रहता है, अपना पोजीशन चेंज करते रहता है ना। अर्थ के रिस्पेक्ट में सन क्या करता है, अपना पोजीशन चेंज करते रहता है। तो हम कहते हैं कि सन मोशन में है ना, ऐसा हमें अपीयर होता है, ठीक। बट अर्थ में ही मेरे बगल में एक आदमी खड़ा है, तो हम उस आदमी को क्या कहते हैं कि वो मेरे लिए रेस्ट पे है, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, है ना। अभी यहां पे मेरे लिए ये बोर्ड क्या है, रेस्ट पे है, क्योंकि मेरे बोर्ड के बीच का डिस्टेंस फिक्स है, ठीक। अब 2 मिनट बाद में इसी तरह 2 मिनट यहीं खड़ा रहूं, 2 मिनट बाद भी मुझे बोर्ड कैसा दिखाई देगा, रेस्ट पे दिखाई देगा, ठीक। बट कोई आदमी अगर मून पे चला जाए और मून से वो मुझे और बोर्ड को देखे तो कहेगा कि हम दोनों मोशन में हैं, ठीक है। वो आदमी अगर बोर्ड को देखे तो बोर्ड भी मोशन में होगा उस आदमी के लिए। हालांकि यहां दिखेगा नहीं, बट मैंने आपको फॉर एग्जाम्पल बताया यहाँ पे, ठीक। तो रिलेटिव का मतलब होता है कोई चीज अगर किसी के लिए रेस्ट पे है तो वही चीज किसी के लिए मोशन में भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि देखने वाला कहाँ है ना। ऑब्जर्वर का पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर कहाँ पे है, ठीक। चलिए इससे आगे हम बात करते हैं थोड़ा सा पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। इफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट is much greater, much larger. If the distance covered by an object is much larger, then the size of the object then
the object is said to be of point size. ठीक है। पॉइंट ऑब्जेक्ट यहां पे क्या होता है, आइए हम इसको समझ लेते हैं। देखो क्या है, जनरली अगर हम मान लेते हैं, है ना, ये झारखंड है, ठीक, और ये समझ लीजिए महाराष्ट्र है, ठीक है। अगर एक ट्रेन के जरिए झारखंड से महाराष्ट्र जाना हो तो अप्रोक्सीमेटली 2000 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, ठीक है। और ये डिस्टेंस हम एक ट्रेन के जरिए कवर करते हैं, ठीक है। एक ट्रेन के जरिए हम ये डिस्टेंस कवर करते हैं, ठीक। तो इस ट्रेन ने जो डिस्टेंस कवर किया, ठीक है, डिस्टेंस को जनरली हम एस से दिखाते हैं, ठीक। जो डिस्टेंस कवर किया वो कितना है, 2000 किलोमीटर, ठीक। लेकिन खुद इस ट्रेन का अगर हम लेंथ देखें, ठीक है, ट्रेन की लेंथ को हम यहां एल से दिखा रहे हैं। ट्रेन की लेंथ मान लो 200 मीटर है, ठीक। अगर हम इसे किलोमीटर में बदलें तो ये हो जाएगा लगभग 0.2 मीटर, सॉरी 0.2 किलोमीटर। तो आप देख सकते हो कि 2000 किलोमीटर के कंपैरिजन में 0.2 किलोमीटर क्या है, बहुत छोटा डिस्टेंस है, ठीक। तो हम ट्रेन को क्या मान लेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेंगे। हालांकि पॉइंट का मतलब तो बड़ा सिंपल होता है, इतना छोटा सा, है ना, इतना छोटा कोई चीज है तो हम बोलेंगे ये पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट है। लेकिन ट्रेन की लेंथ तो काफी होती है, फिर भी हम उसे क्या मान लेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेंगे। क्यों पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेंगे, क्योंकि ट्रेन का जो खुद का लेंथ है वो जितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसके कंपैरिजन में बहुत बहुत कम है, ठीक। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट का यही मतलब होता है, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट का खुद का जो लेंथ होता है वो बहुत कम होना चाहिए, किसके कंपैरिजन में, जितना कि वो डिस्टेंस कवर करता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट, एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग पॉइंट ऑब्जेक्ट का, है ना। सपोज कीजिए ये एक सर्कुलर ट्रैक है, ठीक है। इस सर्कुलर ट्रैक में कोई आदमी दौड़ रहा है, ठीक, कोई आदमी दौड़ रहा है इस सर्कुलर ट्रैक में, ठीक है। तो आदमी का जो साइज होगा, है ना, ये जो डिस्टेंस होगा, आदमी का जो लेंथ होगा, या डायमेंशन की हम बात करें तो आदमी का लेंथ बहुत ज्यादा कितना हो सकता है, 1 मीटर हो सकता है, अप्रोक्सीमेटली 1 मीटर 1.5 मीटर होगा, ठीक है। बट ये ट्रैक में दौड़ रहा है, ट्रैक जो है वो काफी लंबा है, ठीक है, इसकी रेडियस बहुत ज्यादा है, ठीक, सर्कुलर ट्रैक है। मान लो रेडियस है इसकी कितनी, 14 मीटर। तो ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा एक राउंड में, है ना। अगर ये एक साइकिल कंप्लीट करता है तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 2πr 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना हो गया, 14 मीटर, ठीक। तो कितना हो जाएगा, 88 मीटर। तो इसके कंपैरिजन में ये बहुत कम है ना। जो डिस्टेंस कवर कर रहा है ये मेन, उसके कंपैरिजन में इस आदमी का खुद का लेंथ क्या है, बहुत ही कम है। तो हम यहाँ पे मेन को क्या मान लेंगे, पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेंगे, ठीक। किस सिचुएशन में हम ऑब्जेक्ट्स के साइज को पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मानते हैं, आइए इसको देख लेते हैं। चलिए सपोज कीजिए हमारे पास एक रॉड है, ठीक है।
ये इस तरह से कहीं पे रखा हुआ है, ठीक। इसका एंड ए पे है और बी पे है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस ऑब्जेक्ट को यहां से डिस्प्लेस करके यहां तक ले आते हैं, थोड़ा यहां ले आते हैं। ये एंड ए जो है वो मान लेते हैं यहां आ जाता है, और ये एंड बी जो है वो मान लीजिए यहां आ जाता है, ठीक है ना। ए यहां से यहां आ गया और बी यहां से यहां आ गया, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट का जो लेंथ है आप देख सकते हो, फॉर एग्जांपल मान लो ये 20 सेंटीमीटर है, ठीक। और इस ऑब्जेक्ट को हमने कितना डिस्प्लेस किया, मान लीजिए 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर हमने इसे डिस्प्लेस किया। तो इस ऑब्जेक्ट ने जो डिस्टेंस ट्रेवल किया एस, वो क्या है 5 सेंटीमीटर, जो कि बहुत कम है, ठीक। और ऑब्जेक्ट का खुद का लेंथ जो है वो कितना है यहाँ पे 20 सेंटीमीटर। तो इस केस में हम क्या देख रहे हैं कि जो डिस्टेंस कवर कर रहा है ये ऑब्जेक्ट वो बहुत कम है, तो हम यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मान सकते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं स्केलर्स क्या होता है और वेक्टर्स क्या होता है, ठीक है। स्केलर्स, सी को स्केलर क्वांटिटीज भी कहा जाता है, ठीक है। स्केलर्स को ही कहा जाता है स्केलर क्वांटिटीज। क्या होता है स्केलर क्वांटिटी, चलो देख लेते हैं। Those physical quantities which can be expressed, छोड़ो इतना लंबा नहीं लिखते हम लोग, इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। Those physical quantities which has magnitude only, are called scalars। ये वो फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं हम लोग, जैसे कि डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गई, है ना, मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, और भी मिलेंगे, डेंसिटी हो गया, ठीक है। ये जो चीजें हैं इन्हें हम स्केलर क्वांटिटी या सिर्फ स्केलर्स कहते हैं, ठीक। क्यों स्केलर ही कहेंगे, क्योंकि इनका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास कोई एक पॉट है इस तरह का कोई पॉट है, कोई बर्तन है, ठीक है, और मुझे इसकी मास बतानी है, ठीक। तो जब हम इसका मास बताएंगे तो मुझे सिर्फ बताना पड़ेगा कि ये 2 किलोग्राम है, ठीक है। सिर्फ इसका मास बताना पड़ रहा है मुझे 2 किलोग्राम है। सिर्फ इसकी मैग्नीट्यूड बतानी पड़ती है कि मास 2 किलोग्राम है, ठीक। फिर इसी तरीके से सपोज कीजिए हमारे पास एक स्टिक है, इसकी अगर हम लेंथ बताना चाहें तो इसका जब हम लेंथ बताएंगे, ठीक है, तो सिर्फ मुझे बताना पड़ेगा कि ये 3 मीटर है, ठीक। मुझे इसकी डायरेक्शन बताने की जरूरत नहीं है कि 3 मीटर किधर है,
या 2 किलोग्राम किधर है ना। कभी हम दुकान में जाते हैं, कोई चीज खरीदते हैं, जैसे सपोज कीजिए आप पल्स खरीदते हो, दाल खरीदते हो, तो दुकानदार को आपको सिर्फ क्या कहना पड़ता है, 1 किलो पल्स दे दीजिए, 1 किलो दाल दे दीजिए। हमें ये नहीं बताना पड़ता कि 1 किलो दाल ऊपर दीजिए, 1 किलो दाल दाएं दीजिए, बाएं दीजिए, कोई डायरेक्शन नहीं बताना पड़ता हमें, ठीक है। तो जिस फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना पड़ता हो, उसे हम क्या कहते हैं, स्केलर्स या स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। चलिए, इसके बाद है वेक्टर्स। क्या होता है? वेक्टर्स को हम वेक्टर क्वांटिटी भी बोलते हैं, सॉरी यस कह सकते हैं वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज ये क्या होता है, दोज फिजिकल क्वांटिटीज which has magnitude and direction and they obey laws of vector addition, laws of vector addition are called vectors, ठीक है। ये वो फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, ठीक है। यहां पे एक और चीज मैंने ऐड की है कि ये जो क्वांटिटीज हैं, कौन, वेक्टर्स, ये लॉज ऑफ वेक्टर एडिशन को भी ओबे करता है। इसके बारे में अभी हम नहीं जानेंगे, ये क्लास 11 की चीज है, बस थोड़ा सा डेफिनेशन को करेक्ट करने के लिए ये चीज में ऐड कर दिया गया, वरना जनरली आपको किताबों में ये डेफिनेशन मिलेगी, दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन आर कॉल्ड वेक्टर्स, ठीक है। तो ये चीज आप स्किप भी कर सकते हैं क्लास 9th में, जब तक है आप तब तक, ठीक है। चलिए इसके एग्जांपल्स ले लेते हैं हम लोग। वेक्टर्स के एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स, ये जो है वेक्टर्स के एग्जांपल हैं, ठीक है। चलिए इन्हें वेक्टर्स क्यों कहेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग इसको समझ लेते हैं, ठीक। सपोज कीजिए इस तरह का कोई एक रोड है, ठीक, इरेगुलर है ये, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा एक स्मॉल पिट है, गड्ढा है, ठीक। अब यहाँ पे किसी की कार आके फंस जाती है इस तरीके से, किसी का वैन यहाँ पे आके इस तरीके से फंस जाता है, ठीक। अब इसे उठाना है मुझे, वापस इस तरफ ले जाना है, ठीक। तो कोई आदमी मान लो यहाँ पे खड़ा है, तो इस आदमी को अगर हम हेल्प के लिए बुलाएं कि मेरी गाड़ी को फोर्स लगा के थोड़ा आगे कर दो, ठीक। तो देखो इसमें मैंने 2 चीजें बताई, उसे तो मैंने ये कहा कि फोर्स भी लगाइए, ठीक है, फिर ये भी कहा उसे कि आगे की तरफ ले जाइए, ठीक। यानी मुझे डायरेक्शन भी बताना पड़ रहा है कि मुझे गाड़ी किधर ले जानी है, ठीक है। तो ये आदमी क्या करेगा भाई, यहां पे आएगा, ठीक है, और फिर क्या करेगा, यहाँ पे
कुछ फोर्स लगाएगा, है ना। फोर्स के बारे में आगे पढ़ेंगे, फिलहाल इतना जान लो ये कुछ फोर्स लगाएगा। फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन होता है। मान लो ये 100 न्यूटन फोर्स लगाया, ठीक। अब 100 न्यूटन लगाया तो क्या किसी डायरेक्शन में लगाना पड़ रहा है इसे, तो डेफिनेटली इसे आगे की तरफ फोर्स लगाना पड़ रहा है, ठीक। तो 100 न्यूटन क्या हो गया, फोर्स का मैग्नीट्यूड हो गया, और आगे की तरफ ये डायरेक्शन हो गया, ठीक है। तो किसी चीज पर जब हम फोर्स लगाते हैं तो वहां दो चीजें आती है, एक तो कितना फोर्स लगा रहे हो, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 30 न्यूटन, दूसरा किधर लगा रहे हो, ठीक है। तो जब किसी क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड भी बताना पड़े और डायरेक्शन भी बताना पड़े, तो हम कहेंगे कि वो क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इसे आप एक और तरीके से समझ सकते हो, एक और एग्जांपल से समझ सकते हो, ठीक है। जैसे देख लेते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अभी मान लो कोई ऑब्जेक्ट है ओ जो रखा हुआ है ए पे, ठीक। अब मुझे इस ऑब्जेक्ट को 2 मीटर ले जाना है कहीं, ठीक है। मुझे 2 मीटर यहां से दूर ले जाना है, ठीक। तो मैं किसी को कहूंगा कि भाई इस ऑब्जेक्ट को उठाकर आप 2 मीटर ले जाइए, तो वो आदमी से सवाल करेगा कि भाई किधर ले जाऊं 2 मीटर, है ना। वो डायरेक्शन मुझसे पूछेगा किधर ले जाऊं, इस तरफ ले जाऊं 2 मीटर या फिर इस तरफ ले जाऊं 2 मीटर, सवाल करेगा वो। तो मुझे फिर क्या करना पड़ेगा, उसे एक डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा कि नहीं 2 मीटर ये साइड ले चलो, है ना। मान लेते हैं ये साइड क्या है, ईस्ट है। तो मैंने उसे 2 चीजें बताई। मैंने उसे कहा कि आप 2 मीटर ईस्ट की तरफ ले जाइए, तब हमारी बात पूरी होगी। और मैंने उसे जो बताया वो एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, 2 मीटर ईस्ट की तरफ, ठीक है। तो जब भी हम डिस्प्लेसमेंट बताते हैं किसी चीज का, तो मुझे 2 चीजें बतानी पड़ती है। एक ये बतानी पड़ती है कि कितना दूर ले जाना है, दूसरा मुझे ये बताना पड़ता है कि किस तरफ ले जाना है। तो यहाँ मैग्नीट्यूड भी बताना पड़ रहा है मुझे, जो कि 2 मीटर है, डायरेक्शन भी बताना पड़ रहा है मुझे, जो कि ईस्ट है। तो मैंने क्या बताया, यहाँ पे एक वेक्टर क्वांटिटी बताया, ठीक है। चलिए यहां पर अगला चीज है हमारा रेफरेंस पॉइंट, या इसी को हम कहते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये क्या होता है, आइए समझते हैं इस चीज को। चलिए, आपको दिख रहा है ये एक प्लेन है और यहां पर एक पॉइंट है। चलिए इस पॉइंट का नाम हम रख देते हैं ए, है ना। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि पॉइंट ए का पोजीशन मुझे बताइए, है ना, इसमें 2 चीजें कवर हो जाएगी एक साथ, पोजीशन भी और रेफरेंस पॉइंट भी, ठीक। तो पॉइंट ए का पोजीशन बताइए आप मुझे, ये कहां पर है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, कोई कह सकता है कि ये पॉइंट ए जो है, इस बोर्ड का जो बॉर्डर है ना, ये नीचे वाला बॉर्डर, ठीक। वो कह सकता है कि यहां से ये कितनी दूरी पे है, 3 फीट अपवर्ड, ठीक है। ये 3 फीट अपवर्ड पे है, ठीक। कहां से उसने स्टार्ट कहां से किया, प्लेन के बॉटम से, है ना। ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड के बॉटम से। तो ये बॉटम जो हो गया वो क्या हो गया, एक रेफरेंस लाइन हो गई, क्योंकि इसी के रिस्पेक्ट में उसने बताया है कि पॉइंट ए 3 फीट ऊपर है, ठीक है। बट इस लाइन से 3 फीट ऊपर और भी जगह हो सकता है। जैसे कोई मुझे कह दे सिर्फ कि पॉइंट ए जो है वो लाइन से 3 फीट ऊपर है, तो चलो भाई
लाइन शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा ऊपर ड्रॉ कर देता हूं, है ना। तो वो क्या कहेगा कि इस लाइन से 3 फीट ऊपर है, तो मैं आऊंगा कहीं से और इस लाइन से 3 फीट ऊपर चला जाऊंगा। अब मैं यहां आ गया, यहां तो मुझे पॉइंट दिख नहीं रहा है, ठीक है। बस उसने इतना बताया मुझे कि लाइन से 3 फीट ऊपर जाने पे पॉइंट ए मिल जाएगा। तो अगर मैं यहां से चलूं तब तो मिल जाएगा, लेकिन ये लाइन तो काफी लंबी है, मैं यहां से भी शुरू कर सकता हूं, यहां से 3 फीट ऊपर जाऊंगा तो मुझे नहीं मिलेगा। तो कहने का मतलब मैंने पॉइंट ए का पोजीशन अभी पूरा नहीं बताया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक और लाइन खींच लेंगे, ठीक है, और बोलूंगा इस लाइन से ईस्ट की तरफ 4 फीट पे है, ठीक है, 4 फीट पे है, ठीक है। तो अब मैं एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे पहुंचूंगा, है ना। अगर मुझसे कहा जाए कि इस पॉइंट का जो पोजीशन है वो नीचे वाली लाइन से 3 फीट अपवर्ड है और ये जो वर्टिकल लाइन है इससे 4 फुट ईस्ट की तरफ है, तो एग्जैक्टली मैं यहीं पहुंचूंगा, ठीक है। अगर मैं गलती से यहां से भी स्टार्ट कर दिया, अगर मैं यहां से भी स्टार्ट कर दिया तो चलो 3 फीट में ऊपर आ गया, है ना, एक शर्त मैंने पूरी की। अब दूसरी शर्त यहां पे क्या बताना पड़ा मुझे कि इस वाले लाइन से, वर्टिकल लाइन से 4 फीट उधर है, तो मैं यहां आऊंगा तो मुझे 4 फीट मिलेगा ही नहीं, 2 ही फीट मिलेगा, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां आना ही पड़ेगा, ठीक। तो रेफरेंस पॉइंट कौन सा हो गया, ये वाली लाइन, ये जो बॉटम वाली लाइन हमने ली और ये जो हमने वर्टिकल लाइन ली, ये दोनों लाइनें जिस जगह पे मिली ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, रेफरेंस पॉइंट हो गया। और इन दोनों लाइनों को हम क्या कहेंगे, रेफरेंस लाइंस या लाइंस ऑफ रेफरेंस कहेंगे, ठीक है। अब क्या है कि जब भी मुझे इस प्लेन में किसी भी चीज का पोजीशन बताना हो तो हम इन दोनों लाइन की मदद से बड़े आराम से बता देंगे। अब मान लीजिए यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट है बी, अब कोई मुझे पॉइंट बी का पोजीशन बताओ, भाई पॉइंट बी कहाँ पे है, तो मैं क्या कहूंगा कि पॉइंट बी बॉटम लाइन से 2 फीट ऊपर है और वर्टिकल लाइन से भी 2 फीट ईस्ट की तरफ है, ठीक है। तो रेफरेंस लाइंस या रेफरेंस पॉइंट वो जगह होती है जिसका इस्तेमाल करके हम किसी के पोजीशन को डिस्क्राइब करते हैं, किसी के पोजीशन को बताते हैं, ठीक है। चलिए मैं डेली लाइफ से एग्जांपल लेते हैं ताकि आप और बेहतर तरीके से समझ पाए इस चीज को। मान लीजिए आप महाराष्ट्र में जाते हैं और वहां आपका भाई आपको बताता है कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनस में उतरना है और वहां से 2 किलोमीटर लेफ्ट की तरफ आना है, तो वही मेरा रूम आपको मिलेगा। तो पता है ये जो एड्रेस उसने बताया उसका रेफरेंस पॉइंट क्या है, उसका रेफरेंस पॉइंट है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। उसने कहा यहां पहले आना है, अब यहां से आपको क्या करना है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से 2 किलोमीटर किधर जाना है, ईस्ट में जाना। तो आप 2 किलोमीटर किधर जाएंगे, ईस्ट की तरफ जाएंगे, ठीक। तो शुरुआत कहां से किया उसने, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से, तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस क्या हो गया, रेफरेंस पॉइंट हो गया, ठीक है, क्योंकि यहीं से आपने शुरुआत की। इसी तरह मुझे इसका पॉइंट इसका पोजीशन बताना पड़ा, है ना, तो मैंने ये वाली लाइन और ये वाली लाइन का इस्तेमाल करके इसका पोजीशन बताया, ठीक है। तो ये लाइन और ये लाइन क्या हो गई, रेफरेंस लाइंस हो गई या फिर फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी हो गया ये, ठीक है। चलिए इसका डेफिनेशन क्या होगा रेफरेंस पॉइंट का, हो जाएगा इट इज द स्टैंडर्ड पॉइंट या फिर एक्सिस भी कह सकते हैं, एक्सिस
विथ रिस्पेक्ट टू, है ना, इसे क्या पढ़ते हैं हम लोग, विथ रिस्पेक्ट टू विच द पोजिशंस ऑफ other objects is described. ये वो पॉइंट होता है जिसका इस्तेमाल करके हम किसी दूसरे के पोजीशन को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, इसको कई बार ओरिजिन भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब अगला टॉपिक है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तो स्टूडेंट्स इसके बारे में हम बात करेंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, तो आप इस वीडियो को बढ़िया से पूरा देख लीजिए, टर्म्स को समझ लीजिए। नेक्स्ट वीडियो अगले क्लास में हम अपलोड करेंगे। थैंक यू।